इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिहाज से, संसद के लिहाज से एक तारीख आपको याद है, 17 अप्रैल 2026। उस दिन संसद में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा शायद उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार एक बड़ा संविधान संशोधन लेकर आई थी। उसके साथ परिसीमन से जुड़े दो और महत्वपूर्ण विधेयक थे। सरकार के पास लोकसभा में सामान्य बहुमत था, सहयोगी दल साथ थे, सत्ता मजबूत थी, लेकिन फिर भी सरकार संविधान संशोधन के लिए जरूरी विशेष बहुमत नहीं जुटा पाई। विधेयक लोकसभा में पारित ही नहीं हो सका और अब उस घटना के 2.5 महीने बाद देश की राजनीति में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बड़े हिस्से सांसदों के वो बागी हो चुके हैं और लगभग एनडीए के साथ जा चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बहुमत यानी 2/3 सांसद शिंदे गुट की तरफ चले गए हैं। विपक्षी पार्टियों के भीतर टूट हो रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद बीजेपी की तरफ चले गए। संसद में नंबर गेम बदलने लगा है और अब मानसून सत्र, जिसका आज ही ऐलान हुआ है कि 20 जुलाई से शुरू होगा, उसके पहले मात्र 2.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के वोट न पाने से जो सांसदों की संख्या कम थी, उसे पार्टियों को तोड़ करके, सांसदों को डराकर या धमकाकर या खरीद करके अपने खेमे में ला दिया। और अब मानसून सत्र के पहले विपक्ष का आरोप है कि अप्रैल में परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित न करा पाने के बाद बीजेपी विपक्षी दलों को तोड़कर संसद में संख्या बढ़ा रही है, क्योंकि कांग्रेस भी पंजाब से निशाने पर आ गई है। तो सवाल है कि क्या यह सब केवल अलग अलग पार्टियों का आंतरिक संकट है, जैसा बीजेपी कह रही, या फिर मानसून सत्र के पहले संसद का गणित बदलकर एक बड़ी राजनीतिक चाल चल रही है बीजेपी। वे संविधान संशोधन जो अप्रैल में संख्या नहीं होने के नाते नहीं हो पाए थे, अब बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके, सांसदों को खरीद करके, पार्टियां तोड़ करके, संख्या बल अपने पक्ष में करके उन बिलों को पास करा लेगी जिसके लिए जनता ने उन्हें पूरी ताकत नहीं दी थी। अब हम किसी सनसनी पर बात नहीं करेंगे, आइए तारीख देखते हैं, फिर विधेयक देखेंगे, वोट का गणित समझेंगे और विपक्ष के आरोपों को देखेंगे और उसके बाद देश में हुई राजनीतिक टूट को क्रम से समझेंगे। क्योंकि राजनीति में कई बार घटनाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक साथ रख कर देखा जाए तो तस्वीर साफ होती है। सबसे पहले चलिए पीछे 16 और 17 अप्रैल 2026 की कहानी समझिए। केंद्र सरकार संसद में 3 महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव लेकर आती है। पहला, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, दूसरा डिलिमिटेशन बिल 2026 यानी परिसीमन विधेयक, और तीसरा यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े राज्यों में संशोधन का विधेयक। सरकार का घोषित तर्क था कि इन बदलावों के जरिए महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण होगा, लेकिन कहानी सीधी नहीं थी। सबको पता था कि वो आरक्षण पास हो चुका था, बीजेपी परिसीमन कराना चाहती थी और वो पूरे राजनीति के ढांचे को बदलना चाहती थी। 131वें संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव था। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य हो सकते थे। यानी भारत की लोकसभा का आकार बहुत बड़े स्तर पर बदलना, और इसके साथ ही अगला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर कराने का रास्ता बनाया जा रहा था। यानी जो जनगणना हो रही है उसके आंकड़े का इंतजार भी नहीं करेगी बीजेपी, और इसी बात पर इसकी आड़ ली थी महिलाओं के 1/3 आरक्षण को और परिसीमन से जोड़ दिया, ताकि परिसीमन का विरोध को महिला विरोधी बताकर पूरे विपक्ष को डिलेजिटिमेट किया जा सके। और इसीलिए अब बीजेपी ने पिछले 2.5 महीने में वो सारा काम कर दिया कि अब विपक्ष को महिला विरोधी कहने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। जो विपक्ष सवाल उठा रहा था कि केवल महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, तो उसके साथ देश के राज्यों की संसदीय हिस्सेदारी में नया बंटवारा क्यों हो रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों की चिंता थी कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों के पुनर्वितरण से उन राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी जिन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण का प्रदर्शन किया, बेहतर हुए उनकी हिस्सेदारी घटेगी। पीआरएस के विश्लेषण में भी इसकी संभावित बदलाव की गंभीरता दिखाई गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्यों की अनुमानित सीट तय होती है और राज्य लोकसभा में हिस्सेदारी में हो। अब ये बदल जाता, यानी सब कुछ बदलने वाला था और यही विपक्ष की चिंता थी। जैसा परिसीमन असम और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने किया है,
कि वो कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि उसने चिन्हित कर लिया है कि कौन अपना हो गया और कौन हमारा विरोध कर रहा है। उसे बांट दो, फिर कभी वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। देश इतने बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है। वहीं दक्षिण भारत की जो पार्टियां इसका विरोध कर रही थी, वहां राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद डीएमके कांग्रेस से अलग हो गई है, और देखना यह है कि डीएमके को कैसे वो लिया पा रहे हैं। यानी बीजेपी ने संविधान के बदलने का स्वप्न जो 400 सीटों के बाद देखा था, अब उसे पूरा करने के लिए पिछले 2.5 महीने में उन्होंने सांसदों विधायकों को तोड़ डाला, क्योंकि 17 अप्रैल को सरकार के पास वो विशेष बहुमत नहीं था, संख्या नहीं थी, इसलिए 131वां संविधान संशोधन पास नहीं हो पाया। उस दिन संसद ने सरकार को एक स्पष्ट संदेश दिया था कि सामान्य बहुमत आपके पास हो सकता है, लेकिन इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए आपके पास संख्या नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पश्चिम बंगाल से कहानी शुरू होती है। पहले तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लूटा गया, और फिर उनके सांसदों में से 20 सांसदों के, जो बाद में संख्या 22 भी पहुंच रही है, उनके भीतर अंतरात्मा की आवाज जाग गई। ममता बनर्जी की पार्टी में कमियां नजर आने लगी, और तमाम तरह से वो खारिज होकर के बीजेपी के नेताओं के साथ देखते देखते बीजेपी के घोषित अघोषित 7 हो गए, और वो संख्या 20 से 22 सांसदों की थी। 2/3 कर लिया, क्योंकि उसके ही आसपास जब उन्होंने आम आदमी पार्टी में एक चड्ढा को, राघव चड्ढा को आगे करके 10 में से 7 सांसद चुन लिए थे, और बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया। शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट वाली पार्टी के 6 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे वाली पार्टी के साथ चले गए, और जो बीजेपी के साथ सरकार में है। कितने लोग बदलते चले गए। 17 अप्रैल को संविधान संशोधन का अभाव, संख्या नहीं है, फिर टीएमसी में विद्रोह, फिर शिवसेना उद्धव गुट में विद्रोह, फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों में विद्रोह। वो राज्यसभा का मामला अलग है, लेकिन फिर भी। और जुलाई की शुरुआत में कांग्रेस खुलकर आरोप लगा रही है कि अप्रैल में परिसीमन विधेयक के झटके के बाद विपक्षी पार्टियों को तोड़कर संख्या जुटा ली गई। अब यह नहीं कहा जा सकता कि एक विधेयक पारित करने के लिए यह संख्या जुटाई गई, लेकिन आगाज उस विधेयक का तो बहुत बड़ा है, क्योंकि बिना इन विधेयकों के विशेष बहुमत बीजेपी के पास नहीं था। अब एनडीए ने घोषित अघोषित, जनता ने तो वो ताकत दी नहीं, नोट की ताकत से उन्होंने संसद के भीतर का बड़ा गेम चेंज कर दिया है। लोकसभा में किसी संविधान के संशोधन के लिए जो आंकड़ा चाहिए, जरा उसको समझिए। विशेष बहुमत यानी 2 शर्तें, कुल सदस्यों का संख्या का बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। यानी यह केवल एक महत्वपूर्ण बात नहीं है कि सरकार के कितने सांसद हैं, मतदान के दिन कितने सांसद सदन में उपस्थित होते हैं, कितने वोट करते हैं, कितने अनुपस्थित होते हैं, मतदान से कौन दूर होता है, कौन वॉकआउट करता है, कौन पार्टी लाइन बदलता है। इन सब के साथ विशेष बहुमत संविधान में संशोधन के लिए आगे बढ़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों को साथ अगर जोड़ दें तो एनडीए के प्रभावी समर्थकों का आंकड़ा तकरीबन 313 तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आ रही है। फिर भी लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए रास्ता आसान नहीं है। यही कारण है कि हर नई राजनीतिक टूट, हर नया समर्थन, हर उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक बात और समझिएगा, इस पूरे विवाद को केवल महिला आरक्षण के पक्ष और विपक्ष का बहाना नहीं है, क्योंकि ये तो 2023 में पास हो चुका था 106वां संविधान संशोधन, लेकिन उसके बाद जनगणना, फिर परिसीमन को से जोड़ देना, 26 में पैकेज ले आना, फिर महिला आरक्षण को एक चेहरा बनाना, और उसके बाद परिसीमन को पास कराने के लिए ये पता होना कि पास होगा नहीं, विपक्ष विरोध करेगा, विपक्ष को महिला विरोधी। अब जब सांसद इतने तोड़ लिए तो बीजेपी को, विपक्ष को महिला विरोधी कहना की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को जल्दी प्रतिनिधित्व देना है, विपक्ष करा भी दे दो, सरकार कह रही है नहीं, 11 वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन पहले कराएंगे, उसके बाद सीट बढ़ाएंगे। और इसके लिए विशेष बहुमत जो चाहिए था, पार्टी तोड़ेंगे, सांसद खरीदेंगे, सांसद को डरा कर अपने पास ले आएंगे। फिर बाबा साहब के संविधान के हिफाजत और जनता के जनतांत्रिक वोट की बात क्या होगी। और एक और बिल जिसकी चर्चा नहीं हो रही है कि भ्रष्टाचार से अगर आपका आरोप लगा और सरकार का मुखिया जेल चला गया, 30 दिन के अंदर उसको इस्तीफा देना होगा। अब उसके बाद जो सरकारों के सांसद विधायक नहीं टूटेंगे वो अपने आप 30 दिन बाद किनारे, क्योंकि एक आरोप लगाकर पहले उनको जेल डाला जाएगा,
साबित नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बाद बाहर आएंगे, तब तक पार्टी भी टूट चुकी होगी, सरकार भी गिर चुकी होगी, पार्टी में कई फाड़ हो चुके होंगे और चेहरा बददाग हो चुका होगा। ऐसे बीजेपी राज कर रही है इस समय, और इसलिए अभी भी विशेषज्ञों का ये कहना है कि लोकसभा में उनके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि विपक्ष राम मंदिर में चोरी, इथेनॉल, सड़क में गड्ढे और अमेरिका से लेकर के दुनिया में जो भद पिटी है, उससे इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर घेरेगा सरकार को। और सरकारों ने सांसद विधायक खरीद करके मानसून सत्र को कहां खड़ा किया है। इसलिए धमाकेदार होने जा रहा है ये मानसून सत्र, जिसकी आज घोषणा किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने की है। लेकिन देश के नागरिक के तौर पर आपको जरा ये जिम्मेदारी देखनी होगी, दर बदल कानून का कोई मतलब है क्या? पैसा देकर के कोई सांसद खरीदा बेचा जा रहा है तो जनता के वोट की कोई कीमत बची है क्या? जो लोग अंतरात्मा जग रही है और चुनाव किसी तरह लूटे जा रहे हैं, फिर वो पार्टियां टूट जा रही हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि डंका उनका बज रहा है? वो बड़े पॉपुलर हैं। अगर पॉपुलर होते तो आम आदमी पार्टी को तोड़ना पड़ता, टीएमसी को तोड़ना पड़ता, जेडीयू को लेकर के साथ में चुनाव दिखाना पड़ा, फिर उद्धव ठाकरे जो विरोधी हैं, जो बुरे हैं, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया, जिनको बहुत कुछ कहा गया, उनको पार्टी में ले लिया गया ताकि कुछ बिल पास हो जाए। और वो बिल इतने आसान नहीं है। और ये तो कुछ बिल मैं बता रहा हूँ, आशंका तो इस बात की है कि और भी बड़े बड़े प्रावधान यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे कि वो बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है, जिसके लिए जनता ने उसे ताकत नहीं दी, पैसे ने उसको सारी ताकत दे दी। सारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जे ने उनको एक तानाशाही दे दी है। नागरिक आप हैं, आपके लिए इतना ही छोड़कर जा रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी। मानसून सत्र और पिछला 2.5 महीना, इस पर जरा नजर रखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर जरूरी लगे और पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन घंटी बटन दबाइए, अगली वीडियो की सूचना पाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।